सोचिए, एक पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इतना जुनून, थोड़ा अजीब तो लगता है ना? पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरा पब्लिक कैंपेन बन चुका है। तो आज हम इसी जुनून के पीछे की कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि इसके असली मायने बिल्कुल साफ है। आखिर इस पुरस्कार के लिए इतनी जिद क्यों? क्या ये सिर्फ एक पर्सनल सम्मान की बात है, या फिर इसके पीछे दुनिया के सामने अपनी इमेज को बदलने की कोई बड़ी राजनीतिक चाल है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस स्ट्रैटेजी में ना कोई लाग लपेट है ही नहीं, वो एकदम सीधे सीधे नोबेल कमेटी पर पब्लिक प्रेशर बना रहे हैं। खबरें तो ये भी हैं कि नॉर्वे के अधिकारियों को सीधे फोन तक किए गए और उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर कि अगर ये पुरस्कार नहीं मिला तो ये सिर्फ उनकी हार नहीं होगी, ये होगा अमेरिका का अपमान। ट्रम्प खुद को एक शांति दूत की तरह देखते हैं, लेकिन उनकी शांति की परिभाषा थोड़ी अलग है, ट्रेडिशनल नहीं। और उनका ये बयान ये सब कुछ कह देता है। वो मानते हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर से, मतलब पैसों के दबाव से, शांति लाई जा सकती है। वो तो ये तक दावा करते हैं कि सिर्फ टैरिफ लगाकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक जंग रोक दी। वैसे इस दावे पर हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। उनकी ये कोशिशें हैं जो हेडलाइंस में हैं। पर चलिए अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें असल में 2025 का नोबेल प्राइज मिला है। क्योंकि पॉलिटिक्स से हटकर देखें तो साइंस की दुनिया में कुछ कमाल की चीजें हुई हैं। इस साल फिजिक्स का नोबेल हमें ले जाता है क्वांटम टनलिंग की एक अजीब और हैरान करने वाली दुनिया में। नाम सुनकर लगता है ना जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म हो, पर ये बिल्कुल असली चीज है। एक ऐसी घटना जिसमें हमारी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को बदलने की ताकत है। सुपर फास्ट कंप्यूटर से लेकर एडवांस्ड मेडिकल इमेजिंग तक सब कुछ। टनलिंग आखिर है क्या? देखिए, नोबेल कमेटी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। मान लीजिए आपने एक गेंद दीवार पर फेंकी, क्या होगा? जाहिर है वो टकराकर वापस आ जाएगी। लेकिन क्वांटम की दुनिया में एक बहुत बहुत छोटी सी संभावना ये भी है कि वो गेंद दीवार के आर पार निकल जाए। सुनने में नामुमकिन लगता है ना, पर क्वांटम कंप्यूटर जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है। नाम के पीछे हैं 3 अमेरिकी साइंटिस्ट्स, जॉन क्लार्क, माइकल डेबोरेट और जॉन मार्टिनेज। इनकी रिसर्च ने हमें क्वांटम की दुनिया को कंट्रोल करने और उसे इस्तेमाल करने के एक कदम और करीब ला दिया है। आते हैं मेडिसिन पर। इस साल का अवार्ड मिला है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस नाम के एक कॉन्सेप्ट के लिए। अब ये भारी भरकम शब्द है, पर आसान भाषा में इसका मतलब है हमारे शरीर का सेफ्टी स्विच। मतलब हमारा शरीर ये कैसे तय करता है कि उसे अपने ही सेल्स पर हमला नहीं करना है। जब ये स्विच गड़बड़ हो जाता है तो गठिया या टाइप 1 डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं। इस लाइफ सेविंग रिसर्च को लीड किया है मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची ने। इन्होंने FOXP3 नाम के एक बहुत जरूरी जीन को खोजा जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक मास्टर स्विच जैसा है। और ये खोज ये दुनिया भर में लाखों लोगों को होने वाली गंभीर ऑटो इम्यून बीमारियों के नए इलाज का रास्ता खोल सकती है। ये बहुत बड़ी बात है इसकी बातें। पर इन कामयाबियों को समझने के बाद चलिए जरा इस अवार्ड की हिस्ट्री पर भी एक नजर डालते हैं। क्योंकि विडंबना तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार उस इंसान ने शुरू किया जिसका नाम सबसे ज्यादा तबाही से जुड़ा है। उन्होंने डायनामाइट बनाया था कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बनाई चीज जंग में कितनी तबाही मचा रही है तो वो हिल गए। कहते हैं कि उन्हें इतना पछतावा हुआ कि उन्होंने अपनी पूरी इमेज, अपनी पूरी विरासत बदलने का फैसला कर लिया और अपनी सारी दौलत इन अवार्ड्स को बनाने में लगा दी जो इंसानियत की भलाई का जश्न मनाते हैं। अब शांति पुरस्कार का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत सख्त और सीक्रेट होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी अपना नाम दे दे। आप खुद को नॉमिनेट कर ही नहीं सकते। सिर्फ कुछ खास लोग जैसे देशों के हेड्स या प्रोफेसर्स ही किसी का नाम आगे बढ़ा सकते हैं और फिर आखिरी फैसला नॉर्वे की नोबेल कमेटी लेती है। 338, जानते हैं ये नंबर क्या है? ये 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए कुल उम्मीदवारों की संख्या है। मतलब एक बहुत बड़ी लिस्ट जिसमें दुनिया भर के एक्टिविस्ट, नेता और संगठन शामिल हैं और इन सबके नाम एक सीक्रेट प्रोसेस के तहत आए हैं। और अब ये नंबर 50, ये शायद सबसे ज़रूरी नंबर है क्योंकि नॉमिनेशन के सारे रिकॉर्ड 50 साल तक सीक्रेट रखे जाते हैं। 50 साल! ये एक परंपरा है प्राइवेसी की। और बस इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का ये खुला कैंपेन इतना हल्ला गुल्ला, इतना अलग और कुछ लोगों के लिए इतना परेशान करने वाला है। हिस्ट्री और प्रोसेस को समझने के बाद अब आते हैं सीधे ट्रंप के केस पर।
चलिए निष्पक्ष होकर देखते हैं उनके दावे के पक्ष में क्या बातें हैं और विपक्ष में क्या मिला जुला है। एक तरफ उनके सपोर्टर्स मिडिल ईस्ट में हुए अब्राहम अकॉर्ड्स की बात करते हैं, थाईलैंड कंबोडिया विवाद सुलझाने का जिक्र करते हैं, तो दूसरी तरफ जो लोग उनकी आलोचना करते हैं वो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से हटने का, दुनिया भर में ट्रेड वॉर शुरू करने का और रूस यूक्रेन या इजराइल गाजा जैसे बड़े झगड़ों को न सुलझा पाने का हवाला देते हैं। बहुत जरूरी बात, ट्रंप का जो एक बड़ा दावा है भारत पाकिस्तान के बीच सुलह कराने का, उसे भारत सरकार ने ऑफिशियल तौर पर खारिज कर दिया है। भारत का साफ कहना है कि ऐसी कोई मध्यस्थता हुई ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप जैसा कोई विवादित नॉमिनेशन इतना अनोखा है? क्या नोबेल कमेटी हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहती है? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है और काफी चौंकाने वाली। यकीन न हो, लेकिन एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, बेनेटो मुसोलिनी, इन जैसे तानाशाहों को भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। और विडंबना देखिए कि शांति के सबसे बड़े प्रतीक महात्मा गांधी 5 बार नॉमिनेट हुए पर उन्हें ये अवार्ड कभी नहीं मिला। सपोर्टर्स अक्सर बराक ओबामा को 2009 में मिले अवार्ड का उदाहरण देते हैं। वो भी काफी विवादित था। कई लोगों ने कहा था कि ये बहुत जल्दी मिल गया, लेकिन दोनों मामलों में एक बहुत बड़ा फर्क है। ओबामा ने इसके लिए कभी पब्लिक में कैंपेन नहीं किया था। ओबामा से तुलना और ये हैरान करने वाला इतिहास, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या नोबेल जैसी संस्था इस तरह के जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर को झेल सकती है? वैसे एक टेक्निकल पेच भी है जो 2025 के लिए ट्रंप की दावेदारी के खिलाफ जाता है। देखिए, नॉमिनेशन की डेडलाइन थी 31 जनवरी और ट्रंप ने शांति को लेकर अपने ज्यादातर बड़े दावे और भाषण उस तारीख के बाद दिए। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। एक तरफ है 100 साल पुरानी परंपरा जो सीक्रेसी और निष्पक्षता पर टिकी है, और दूसरी तरफ है आज का पॉलिटिकल माहौल जहां पब्लिक प्रेशर और कैंपेन करना आम बात हो गई है। सवाल ये है कि क्या ये पुरानी परंपरा आज के दौर में टिक पाएगी? और यहीं पर हम इस सवाल के साथ रुकते हैं। आज के ज़माने में जब पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है, क्या नोबेल पुरस्कार जैसी संस्था अपनी साख, अपनी इज्जत को बचा पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।